सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएसबी जर्नी पर। तो आज हम नया सब्जेक्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजी। और एक्चुअली मैं बता दूं, साइंस, क्योंकि हमारा टारगेट जो कि अप्रैल में आने वाला सीडीएस और एनडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और अगस्त में आने वाला सीएपीएफ का एग्ज़ाम है। तो हम चाहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की दोनों बुक्स साइंस की नाइन्थ और टेंथ की, वहीं से आपका साइंस का जो है क्वेश्चंस वो पूछा जाता है, ठीक है। और साइंस का अपना बहुत तगड़ा वेटेज है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया ना, तो साइंस का कोई भी क्वेश्चन 98% क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे भाई। 2% में ऐसा हो जाता है, कोई चीज़ है वो दिमाग में नहीं रहती, या फिर यहाँ से थोड़ा सा बाहर पूछ लेता है, किसी दूसरी बुक से पूछ लेता है। लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 98% ऑफ साइंस वो यहीं से पूछेगी यूपीएससी जो है, ठीक है। ना कि यूपीएससी, आपकी ये जो वीडियो है वो एसएससी के लिए भी ही उतनी ही यूजफुल है जितना कि यूपीएससी के लिए। ओके, तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट है क्या? वो है हमारी सेल। क्या है? सेल है, सेल, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेल ही टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं, जिसे बोलते हैं आपका बॉडी। ओके, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है डिस्कवरी किसने करी? तो इसकी डिस्कवरी के पीछे क्या है कि बहुत सारी आपकी इसकी जो डिस्कवरी है वो एक तरीके से एक साथ नहीं हो गई। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक कॉर्क ले रखा था, जिसमें जो कि लकड़ी का कॉर्क था, ठीक है। तो लकड़ी के कॉर्क को वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि लकड़ी के अंदर जो है उसकी जो सेल्स हैं वो हनी, जो आपका क्या बोलते हैं, हनी बी का जो हाउस होता है, हाइव, बी हाइव, वो उस तरीके का दिखाई दिया, ठीक है। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ये डेड सेल्स थी, डेड सेल्स थी। और ये जो है, क्योंकि प्लांट सेल थी, और प्लांट सेल की एक स्पेसिफिकेशन होती है, एक फीचर होता है कि उसके चारों ओर सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो वो सेल वॉल इन्हें दिखाई दी। तो सिंपल सी कहानी है, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉक रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो सिंपल सी कहानी है, कॉक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ट्री के बार्क से जो है वो निकाला जाता है। दिस वॉज द ईयर 1665, मैंने बताया, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने अपना ही जो भी डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, अपना ही जो बनाया हुआ था माइक्रोस्कोप, उससे उन्होंने क्या है कि सेल की क्या है खोज करी थी। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। और रॉबर्ट हुक ने ये जो बॉक्सेस थे इनको क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम द समवन हु डिस्कवर्ड that living things appear to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology. देखो सुनो भैया, हालांकि कुछ मतलब नहीं निकल रहा था, ये जो बी हाइव की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन्होंने ये जो वर्ड सेल दिया, आज भी इस सेल वर्ड का बायोलॉजी में क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, सिंपल सी कहानी है, सेल की एक और कहानी है कि ये हमारी जो सेल थी वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी, ओके। लेकिन हमारी जो भी लिविंग सेल थी, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था हमारे ल्यूवेन हॉक साहब ने। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक। किसने किया था भाई?
लीवेनहॉक ने, किसने किया था? लीवेनहॉक, यहाँ पे लिख रखा है। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके के माइक्रोस्कोप का जो है यूज किया था? तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया था, लेकिन उनसे कुछ ईयर्स बाद ही ल्यूवन हॉक ने क्या है, विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड। तो पॉन्ड वाटर में उन्होंने क्या है, फ्री लिविंग सेल को जो है डिस्कवर किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, सेल के अंदर का जो भी न्यूक्लियस होता है उसको जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे ने क्या ना, सेल के अंदर का जो भी आपका लिक्विड वगैरह, जो भी जिसके अंदर ऑर्गेनलीज भी इंक्लूडेड होते हैं, उसको क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो भी फ्लूइड सब्सटेंस था सेल के अंदर का, उसे प्रोटोप्लाज्म जो है नाम दिया था पुरकिंजे ने। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हु गिव अ नेम प्रोटोप्लाज्म, टर्म प्रोटोप्लाज्म टू द फ्लूइड ऑफ द सेल? तो पुरकिंजे 1839। पता है एसएससी क्या काम करती है? एसएससी तुमसे डायरेक्ट नाम नहीं पूछेगी, तुमसे ईयर पूछ लेती है कि बताओ कब जो है आपका ल्यूवेनहॉक ने आपका लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कब जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। पुरकिंजे ने कब जो है ये प्रोटोप्लाज्म को क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। दैट ऑल द प्लांट, अच्छा सेल थ्योरी जो है वो दी थी स्लाइडन और स्वान ने। और क्या है सेल थ्योरी? कि ऑल द plants and animals are composed of the cells and that the cells are the basic unit of the life. सेल जो है वो, जो भी हमारे प्लांट्स और आपके एनिमल्स हैं वो क्या है कि सेल से जो है बने हुए होते हैं, और सेल जो है वो क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये जो है दो बायोलॉजिस्ट थे आपके, स्लाइडन और स्वान, दोनों ने मिलकर थ्योरी दी थी। द सेल थ्योरी फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्च्यो। विर्च्यो ने इसे एक्सपेंड किया था कि जो भी आपकी नई सेल्स बनेंगी, जो भी आपकी नई सेल्स बनेंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है आएंगी, ठीक है। तो क्या सजेस्ट किया उन्होंने? दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। तो 1940 में उन्होंने बताया कि जो भी नई सेल्स आपकी बनेंगी वो पहले से ही जो भी आपकी सेल्स जो है प्रेजेंट है उससे बनेंगी, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेलिज। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद में क्या है कि सेल के और भी जो भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं उनको क्या है इजीली स्टडी किया जा सका, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा। तो भैया सुनो, सिंपल सी कहानी ये है या क्लैमिडोमोनास, ठीक है, या पैरामीशियम। एक सिंगल सेल जो है ना, सिंगल सेल एक लिविंग, एक पूरा का पूरा बॉडी हो सकती है, एक पूरा का पूरा क्या हो सकती है? बॉडी हो सकती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती है। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लैमिडोमोनास, जैसे आपका अमीबा हुआ, जैसे पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया जो हुए, वो सारे के सारे सिंगल बॉडी हैं, सिंगल सेल हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, इनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर दो सेल भी हो जाएंगे ना तो उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो हमारे जो भी बॉडीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो होती हैं यूनिसेल्यूलर और एक होती है हमारी मल्टी सेल्यूलर, ओके। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। और ये भी एक कहानी है कि सारी की सारी जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से ही जनरेट हुई हैं। क्यों? क्योंकि विर्चो ने भी बताया था ना कि कोई भी नई सेल बनेगी तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगी, ठीक है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो भी नई सेल बनेगी वो कहां से बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमें इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। सीधा आते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल का एक्चुअली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और सेल किन किन चीजों से बनी हुई होती है, यानी कि सेल के ऑर्गेनलीज क्या क्या होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली देखो, दो तरीके की सेल होती है हमारी, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। दोनों में बहुत तगड़ा डिफरेंस है भाई, ठीक है। प्लांट सेल जो होती है उसके पास सेल वॉल होती है,
इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। तो बेसिकली ये जो डिफरेंसेस है ना भाई, मैं सारे के सारे जब मैं आपको ऑर्गेनेलिज पढ़ाऊंगा वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दोनों में ही क्या है, प्रेजेंट होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है, आपकी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of the some materials in and out of the cell. It also prevents movement of the some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. देखो सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों होती है सिलेक्टिवली परमिएबल? क्योंकि ये एंट्री दे देती है कुछ सिलेक्टेड आपके सब्सटेंस को और बाहर भी जाने देती है, ठीक है। हर किसी सब्सटेंस को ये एंट्री नहीं देती, समझ में आ गई बात? उसी सब्सटेंस को एंट्री देती है जो रिक्वायर्ड है सेल के लिए, ठीक है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट of the cell? Some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. ठीक है, देखो सुनो, सेल का क्या काम होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, जो भी हम खाना खाते हैं ना, जो भी ग्लूकोज होता है, जो भी क्या है हमारा, जो भी हमने एनर्जी गेन करी, जो भी हमने एनर्जी गेन करी, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली जैसे ही एंट्री लेगा इसके अंदर, तो वो पायरूवेट में जो हमारा, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही इसके अंदर जाएगा ना आपका सेल के अंदर, तो किससे होकर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही एंट्री लेगा इसके अंदर, सेल के अंदर, तो ये पायरूवेट में जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट बन जाता है। अब जैसे ही पायरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज बनता है, हमारा क्या बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारा CO2 बनता है, ठीक है। तो यही CO2 अब ये बन गया, CO2 बन गया, तो अब क्या है, CO2 को, CO2 की जरूरत नहीं है सेल को, तो जैसे CO2 ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन से होकर क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। और ऑक्सीजन भी ऐसे ही एंट्री लेती है, ठीक है। जैसे ही बाहर कंसंट्रेशन बढ़ा ऑक्सीजन का, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसे परमिट दे देती है, आजा बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही CO2 का अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कहती है बेटा बाहर जाओ, बहुत बढ़ गए तुम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना, मूव करना, ठीक है। इन अर्लियर चैप्टर्स वी सॉ दैट there is a spontaneous movement of a substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. So diffusion is what? It is a spontaneous movement of a substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ठीक है, तो ये बता रहा है, अभी जो मैंने बताया वही ये बताएगा कि कभी कभी क्या है कि CO2 बढ़ जाती है, कभी कभी क्या रेगुलरली बढ़ती है, तभी तो हम जो है CO2 बाहर निकाल पाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी हमने सांस ली, ऑक्सीजन गई अंदर, CO2 बाहर निकाले, क्यों, क्योंकि पहले ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो वो ऑक्सीजन जो वो सेल के अंदर गई, और जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो वो जो है बाहर आ गई, CO2 बाहर आ गई, ठीक है। ऐसा सिस्टम है, ठीक है। So sometimes similar to this happens in the cell when for example some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out of the cell, accumulates in a high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of the CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of the concentration of the CO2 inside and outside of the cell, CO2 moves out of the cell from the region of the high concentration to the region of the low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enters the cell. The process of diffusion, अभी मैंने जो बताया था वही ये बता रहा है कि जैसे ही O2 का कंसंट्रेशन बाहर बढ़ता है, तो वो एंट्री ले जाती है सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वो एग्जिट कर जाती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। समझ में आ गई बात। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी इस तरीके के लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच
अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस क्या है? एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है। बस वाटर के सेंस में डिफ्यूजन को क्या बोल दिया गया है? ऑस्मोसिस कह दिया गया है। समझ में आ गई बात? वाटर के सेंस में। इज दैट अंडरस्टूड? चलो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके का सॉल्यूशन होता है हमारा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल के केस में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो तीनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मीडियम जो है, सेल के सराउंडिंग का मीडियम जो है वो हायर वाटर वाटर कंसंट्रेशन है देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन अगर देखो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है। यानी कि बाहर ये सेल है, ठीक है, सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट है। तो सेल क्या काम करेगी? कंसंट्रेशन तो इसका बाहर ज्यादा है ना, पानी का ज्यादा है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है पानी को अंदर जाने देगी। तो उससे क्या होगा? सेल जो है वो गेन करेगी पानी को और क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। क्या कर जाएगी? फूल जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। आपने रेजिन्स देखी होंगी, किशमिश, तो किशमिश क्या करती हैं? फूल जाती हैं, ठीक है। तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेसिकली आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि बराबर का कंसंट्रेशन होता है। जितना कंसंट्रेशन सेल के अंदर है किसी सब्सटेंस का, और उतना ही उसी उतना ही कंसंट्रेशन रहता है पानी का बाहर। तो न तो पानी मूव करता है और न ही पानी जो कोई सेल का जो भी सब्सटेंस है, सेल के अंदर का वाटर है, वो न बाहर आ पाता है, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, यानी सेल के अंदर की जो डेंसिटी होती है उससे भी ज्यादा डेंस होता है। जैसे किशमिश को चाशनी जो होती है ना, चाशनी, उसमें डाल दिया जाए तो किशमिश और श्रिंक कर जाती है। क्यों? क्योंकि रेजिन जो भी हमारी किशमिश है उसके अंदर का जो भी सोल्यूशन था वो बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि बाहर का जो है कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, if the medium has a lower concentration of the water than the, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis, such solution is known as hypotonic solution। तो सिंपल सी कहानी है, यहाँ का जो है कंसंट्रेशन अगर हाई है तो वो क्या काम कर जाएगी? लूज कर जाएगी वाटर जो है, ठीक है। किशमिश जो वो क्या कर जाएगी? लूज कर जाएगी। समझ में आ गई बात? तुमने देखा होगा चाशनी में अगर किशमिश डाल देते हैं तो वो क्या काम, वो श्रिंक कर जाती है। ऐसे केस में क्या कर जाती है? स्वेल नहीं करती है, श्रिंक कर जाती है। तो हाइपोटोनिक के केस में अगर देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी जो है, रीजन उठागा, रीजन विल बिकम इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक में वो क्या करेगी? वो स्वेल कर जाएगी। या रीजन की जगह सेल लिख देगा, सेल विल बिकम इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल विल स्वेल, ठीक है। आइसोटोनिक में नीदर स्वेल नॉर श्रिंक, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होगा? इट विल श्रिंक। हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में इट विल श्रिंक। इज दैट अंडरस्टूड? दस द ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। एक्चुअली वो डिफ्यूजन ही है, ठीक है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। भैया ये एक्टिविटी हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब सीधा सीधा किस पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? बेसिकली वो हमारे लिपिड्स और किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और हमारी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम भैया इसको कैसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ in food and other material from its external environment such as amoeba processes are known as endocytosis। अब देखो सुनो, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना सेल की, वो भैया इनेबल कर देती है सेल को एंगल्फ करने के लिए फूड को, ठीक है। जो भी फूड मटेरियल हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, ठीक है, सच एज देखो कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे हमारी एंडोसाइटोसिस, जो कि अमीबा, अमीबा जो है ना इसी के
तहत जो वो एक्वायर करता है अपना फूड जो है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी क्या है ना, दो टाइप की होती है। एक तो होती है फैगोसाइटोसिस, फैगो, PHAGO, फैगोसाइटोसिस। एक होती है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अगर अमीबा जो है क्या काम कर रहा है, अगर वो कोई सॉलिड चीज ले रहा है अपने अंदर, सॉलिड, तो वो प्रोसेस कही जाएगी फैगोसाइटोसिस। अगर वो कोई लिक्विड चीज अपने अंदर ले रहा है, लिक्विड एनर्जी ले रहा है, तो वो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेल वॉल की। किसकी बात कर लेते हैं? सेल वॉल। इंपॉर्टेंट है भाई, और मैंने बताया था सेल वॉल कहाँ मिलती है, केवल और केवल कहाँ मिलती है? प्लांट सेल में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलती है, उसके अलावा क्या मिलती है? उसके अलावा सेल वॉल भी मिलती है। हैव अनदर रिजिड एंड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है वो उसके आउटर साइड में जो है लाई करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है, होता है, और हमें एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है प्लांट की सेल को। ठीक है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस कुछ नहीं है, जैसे हमारी जो प्लांट सेल है वो क्या काम करती है, वो वाटर को लूज करती है, तो बस इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो लूज करेगी तो डेफिनेटली वो श्रिंक करेगी, श्रिंक करेगी तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, तो इट इज लूजिंग लूजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट सेल, लूजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होती है। समझ में आ गई बात? एनिमल सेल में नहीं होती है, किस में होती है हमारी? किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। यूपीएससी ऐसे ही बनाती है, प्लाज्मोलाइसिस कैन अकर इन विच सेल, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ऐसे करके ऑप्शन डालेगी। ठीक है, तो आंसर क्या लगाना है? प्लांट सेल। ठीक है, ओके, चलो। What do we infer from the activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. भाई कितनी तगड़ी बात बोली, स्टेटमेंट बनाएगी यहाँ से तो यूपीएससी कि बताओ डेड सेल आपकी पानी एब्जॉर्ब करती है या नहीं करती है, तो नो। ठीक है, नो, आपकी केवल लिविंग सेल्स ही क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं पानी बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया without bursting. In such media the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen wall because of their walls. Such cells can withstand much water changes in the surrounding medium than animal cells. तो भाई सिंपल सी कहानी है, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना तो क्या होगा? सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या कर देगी? प्लांट की परमिट कर देगी आ जा, ठीक है, पानी, और वो क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी, वो फूल जाएगी। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही मिलता है, प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है। ठीक है, रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें यहाँ आना है। कहाँ गया पील? ये आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच according to their chemical composition. Different regions of the cell get colored differently. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use saffron in solution or methylene blue solution to stain the cells. ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी है। देखो अगर हमें सेल के स्टेन को अगर हमें पता लगाना है तो हम सेफ्रानिन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर टू ऑब्टेन द, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है फॉर द स्टेनिंग ऑफ द सेल विच सॉल्यूशन विल बी यूज्ड। ठीक है, तो ये तीनों भी दे रखे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाता है ना क्वेश्चन, ओनली वन एंड टू, 1 2 3 एंड नन ऑफ दीज। तो याद रखना है सेफ्रानिन सॉल्यूशन, मेथालिन ब्लू सॉल्यूशन एंड आपका आयोडीन सॉल्यूशन,
ये आपके 3 यूज होते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपका जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो अनियन पील के ऊपर ही किया जाता है। ओके, चलो ये है मैंने इंपॉर्टेंट। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर्ड कवरिंग का होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर देखो दो ही चीज होती हैं जिनके ऊपर डबल कवरिंग होती है, ठीक है। एक होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और एक हम आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दो ही चीज होती हैं जिनका जो है डबल मेम्ब्रेन होती हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो पहली लेयर होती है उसमें पोर्स होते हैं, जो भी मटेरियल को अंदर बाहर करना है वो काम करते हैं। द न्यूक्लियस टू इट्स आउट, हाँ दिस इज टू द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, देखो न्यूक्लियस में ही हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। विच आर विजिबल as rod shaped structure only when the cell is about to divide. Chromosome contain information for inheritance of the characters from the present to next generation. ये क्रोमोसोम ही होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, ठीक है। कि एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन जाती हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, क्रोमोसोम एंड डीएनए के थ्रू, ठीक है। यही क्रोमोसोम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, सॉरी क्रोमोसोम नहीं बनाते हैं। क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के क्या होते हैं, मतलब डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड सेल बनाने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो हमारे फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसे जीन बोलते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये जो हमारा डीएनए है ना वो क्रोमेटिन मटेरियल में जो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में जो है वो रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे ही डिवाइड होने वाली है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो वो किसमें चेंज हो जाता है, डीएनए में, ठीक है। और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसे बोलते हैं जीन, उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज अ विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा किस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, मतलब ऐसे जो धागे होते हैं ना इस तरीके के स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो यही जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो किसमें आपका ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। और क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं, डीएनए और आपके प्रोटीन के, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल्स divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of the nuclear membrane. देखो सुनो, हमारी दो तरीके की सेल होती हैं, इतना तो पता ही होगा, प्री कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। डिफरेंस क्या है भाई साहब, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गई बात, यहाँ वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और भैया क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती यहाँ, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। सच मेम्ब्रेन्स हु सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स। समझ में आ गई बात। ऐसी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है।
Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthesis, prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, but not with plastids as in the eukaryotic cell. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, हमारा जो भी क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स नॉट प्लास्टिड्स। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल वो प्लास्टिड्स से रिलेट नहीं करता, वो क्या एक वेसिकल, आपका एक वेसिकल मेम्ब्रेन से जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी mounts of the onion peel as well as human cheek walls, we can see a large region of the each cells enclosed by the cell membrane. The region take a very little stain. It is called cytoplasm. The cytoplasm is a fluid. अब देखो cytoplasm क्या होता है, इसके अंदर देखो cytoplasm के अंदर आपके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपका ये कंटेन करता ही है। ठीक है, उसके अलावा इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द, देखो सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो कंटेन नहीं करता है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, ईच ऑफ द, और इसके अंदर इसी फ्लूइड के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, यही आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या है कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है कंटेन करते हैं। हर एक ऑर्गेनेली जो है एक सिंगल लेयर से जो है बाउंडेड है। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रिया जो वो डबल लेयर बाउंडेड है। समझ में आ गई बात? ओके। प्रोकैरियोटिक सेल में आपकी डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन बाउंड आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमने काफी सारे जो है पता लगा लिए डिफरेंसेस यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। पहला जो क्या है डिफरेंस, कि यहाँ आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा हमने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में आपकी लेयर नहीं मिलती, यहाँ लेयर मिलती है। ठीक है, यहाँ जो भी आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या है कुछ डिफरेंसेस जो है पता लगाए थे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी सेल में पाई जाती है, और बेसिकली इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और आपका सिंथेसाइजेशन का काम है। सिंथेसाइज करती है, दो टाइप की होती है आपकी, आरईआर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर होती है एसईआर। ठीक है, तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round oblong bags. ये कैसी दिखाई देती है, long tubules की तरह, और या फिर round oblong bags की तरह, या vesicles जिन्हें बोलते हैं, दिखाई देती है। The ER membrane is similar in structure of plasma membrane. ठीक है, कुछ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो ऐसा ही इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहीं से स्टेटमेंट बनाएगी यूपीएससी, the ER looks like as the plasma membrane। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, there are two type of ER, rough endoplasmic reticulum and soft endoplasmic reticulum, या स्मूथ या इसी को बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER looks rough under a microscope because it has a particles called ribosome। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से रफ दिखाई देती है क्योंकि इसके चारों ओर जो चिपके हुए होते हैं राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कैसे बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है, अटैच टू इट्स सरफेस द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। समझ में आ गई बात?
अभी जो मैंने बोला वही इसने बताया। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। तो जो भी प्रोटीन बनी वो जैसे ही नीड होती है और दूसरे ऑर्गेनलीज की वो भेज दी जाती है। द ईयर यूजिंग द ईयर द एस ई आर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। देखो हमारी एस ई आर होती है वो क्या काम करती है, वो हमारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स तैयार करती है, ठीक है, फॉर सेल फंक्शन। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और यही जो भी प्रोटीन और लिपिड बनते हैं ना जो ईआर द्वारा बनाए जाते हैं, यही जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी तैयार करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस है। किसका यूज करके, जो भी हमारी ईआर है, जो भी हमारी ईआर है जो लिपिड्स और प्रोटीन बना के तैयार कर रही है, उसी की मदद से हमने क्या बना दी, हमारी क्या बना दी, मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कुछ हमारे प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो एंजाइम और हॉर्मोन्स का भी काम करते हैं। ऑल्दो ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। हमेशा ये क्या बनाती है, एक नेटवर्क सिस्टम बनाती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। दस वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व एज चैनल्स। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का चैनल, ठीक है, एक चैनल के फॉर्म में काम करती है, ठीक है। और दूसरा क्या काम करती है, बिटवीन वेरियस रीजंस, और दूसरा क्या काम करती है, ये जो है द ईयर functions as a cytoplasm framework, provide a surface for some the biochemical activities for the cell. In the liver cell, the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. देखो SER का क्या काम है, SER का काम है लीवर सेल्स में अगर कोई टॉक्सिक चीजें आ गई तो SER क्या काम करेगी, एंजाइम रिलीज करेगी, ठीक है, और उसे क्या कर देगी, डिटॉक्सीफाई कर देगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या काम है इसका, चलो ठीक है, एसईआर का क्या काम है, जो जो भी हमारी सेल्स हैं उनको अगर टॉक्सिक एलिमेंट उनके अंदर एंट्री ले गया लीवर सेल्स के अंदर, तो उसे क्या कर देगी, डिटॉक्सीफाई कर देगी, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनलीज ये तो पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ लिया। चलो अब आगे पढ़ते हैं हमारा गोल्जी एपरेटस। क्या पढ़ते हैं, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो भैया गोल्जी एपरेटस क्या है, पहली बार इसे कैमिलो गोल्जी ने जो है डिस्क्राइब किया था, बताया था इसके बारे में। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटन सैक्स, ठीक है। बेसिकली ये कुछ फ्लैट टाइप का होता है, ठीक है, अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, इस तरीके से ये जो अरेंज होते हैं, ठीक है, पैरेलली ईच अदर, ठीक है। और ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स, जिन्हें सिस्टन्स बोला जाता है। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, और इनका किसके साथ में कनेक्शन होता है, ईआर्स के साथ में कनेक्शन होता है। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईयर इज पैकेज। इनका काम क्या है ना, पैकेजिंग का काम है, ठीक है, कुछ नहीं है। जो भी तैयार करा हमारी किसने, ईआरस ने तैयार करा ना, प्रोटीन और जो भी तैयार करा फैट वगैरह, उसको ये क्या करते हैं, पैक करते हैं, क्या करते हैं, पैक करते हैं। इनका काम भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। Packaged and dispatched to the various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. In functions include the storage, modification and packaging of product in vesicles. In some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. भाई important है, ठीक है। सिंपल शुगर का यूज करके ये क्या, भाई एक थोड़ा सोचो, पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, पैकेज मतलब कलेक्ट करके एक जगह रख रहे हैं, तो सिंपल शुगर्स कलेक्ट करी और क्या बना दी, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स बना दी, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, गोल्जी एपरेटस कुछ नहीं, आपका पैकेजिंग का काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि गोल्जी एपरेटस प्ले अ क्रूशियल रोल टू कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा, समझ में आ गई बात। और तो और गोल्जी एपरेटस ही हमारा इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, क्या बनाने में, लाइसोसोम बनाने में, ठीक है, लाइसोसोम बनाने में, ओके, यस, लाइसोसोम। चलो अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं।
लाइसोसोम, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है, RER बनाता है। कौन बनाता है, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था, ये CAPF में क्वेश्चन आया था कि लाइसोसोम के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, RER बनाता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब एक तरीके से ये क्या काम करते हैं, जो भी वेस्ट डिस्पोजल, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसे ये स्पॉइल कर देते हैं। सेल का जो भी वेस्ट होता है उसे स्पॉइल कर देते हैं, और जो भी फॉरेन मटेरियल इसके अंदर एंट्री लेता है उसको भी क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome which break complex substance into simpler substance. अब देखो सुनो, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आता है इसके अंदर वो टूट के सिंपलर सब्सटेंस में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ये सब क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पावरफुल, केपेबल ऑफ breaking down all organic material during the disturbance in cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, जैसे सेल जो है डैमेज हो जाती है, ये इतने खतरनाक होते हैं, ये जैसे ही पता लग गया कि सेल डैमेज हो गई, किसी काम की नहीं है, तो ये क्या कर जाते हैं, वो बर्स्ट कर जाते हैं, ब्लास्ट कर लेते हैं अपने आप को ही। ठीक है, और यही रीजन है, इसको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भैया पावर हाउस ऑफ सेल है, पता ही होगा। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है। दीज फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी, एनर्जी एनर्जी भाई, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। ठीक है, एटीपी को बोला जाता है। इसके अंदर एटीपी होते हैं। ठीक है, एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड इसी वजह से होती है, क्योंकि एटीपी जनरेशन के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो क्या एरिया को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल्स एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी एनर्जी हमें चाहिए वो हमें एटीपी के फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। एटीपी फुल फॉर्म में एडोनिसिन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अभी मैंने बताया था, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो बेसिकली जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, और यही नए केमिकल कंपाउंड्स बनाती है मैकेनिकल काम के लिए। जो भी तुम कर पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, या फिर जो भी तुम काम करते हो, वो सब एटीपी ही वजह से कर पा रहे हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। भैया देखो सुनो, इनके पास इनके खुद के डीएनए होते हैं। ठीक है, एंड राइबोसोम, खुद का राइबोसोम होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन। वो तो बनाएगा ही भाई, प्रोटीन तो बनाएगा, क्योंकि उसके पास उसके राइबोसोम्स है ना, तो प्रोटीन तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, बनाएगा ही। चलो प्लास्टिड्स पे बात कर लेते हैं। केवल मिलते हैं हमारे प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हमारे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो केवल प्लांट सेल में मिलते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हमारे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, हमारे व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो एक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कंटेन करके रखता है, और क्लोरोफिल भी ना ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर में होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन के अलावा और भी पिगमेंट जो है वो कंटेन करता है, जैसे येलो और आपका ऑरेंज। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, स्टोरेज का काम है। जैसे स्टार्च हुआ, आपका ऑयल हुआ, प्रोटीन हुआ,
जो भी ग्रेन्यूल्स हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं, उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in the material called stroma, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत सारी मेम्ब्रेन कंटेन करके रखता है। क्या कंटेन कर रखता है? बहुत सारी मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर्स, ठीक है, इम्बीडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। वो लेयर जो हैं वो किस में इम्बीडेड होती हैं? एक मटेरियल होता है स्ट्रोमा में। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है सिमिलर होती हैं। इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपका इनके पास भी क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब बताओ प्लांट की एनर्जी करेंसी क्या होगी? प्लास्टिड्स होगी भाई। क्यों? और प्लास्टिड्स में क्या? ल्यूकोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ल्यूकोप्लास्ट जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है ना प्लांट में, वो जो है कंटेन करके रखता है, ठीक है। वैक्यूल्स, देखो सुनो, वैक्यूल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। वैक्यूल्स जो हैं वो दोनों में मिलते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में। लेकिन एनिमल सेल में ये टेम्परेरी होते हैं, जब जरूरत होती है तब इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, टेम्परेरी होते हैं। लेकिन हमारा प्लांट सेल में ये परमानेंट होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी जो है बड़े होते हैं। प्लांट सेल में ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी कहाँ होते हैं? हमारे एनिमल सेल में। और परमानेंट कहाँ होते हैं? हमारी प्लांट सेल में, ठीक है। और बड़े भी होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से स्टोरेज सैक्स होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट्स हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल्स। अभी मैंने बताया था द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ठीक है। समझ गए ना कितने बड़े होते हैं प्लांट सेल में? कितने बड़े होते हैं वैक्यूल्स? बहुत बड़े होते हैं। 50 to 90% जो है वो कवर करके रख सकते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो बेसिकली इनका एक और काम है, वो थोड़ा प्लांट को क्या है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। मैनी सब्सटेंस ऑफ importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acid. तो बेसिकली इनके अंदर क्या है कि मैंने बोला था कि प्रोटीन वगैरह भी इनके अंदर क्या स्टोर रहती है। तो ये क्या इंक्लूड करके रखते हैं? अमीनो एसिड हुआ, शुगर्स हुआ, और आपके अमीनो एसिड कुछ नहीं है, प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है। एंड फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड in some unicellular organisms. Specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. तो बेसिकली इनका काम क्या है कि अगर पानी भी एक्स्ट्रा आ गया तो ये उसे क्या कर देते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर निकाल कोशिश नहीं, बाहर निकाल ही देते हैं और कंटेन भी करते हैं अगर एक्स्ट्रा चीज कोई आ गई है तो। ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज, हाँ ये तो बकवास है। तो बेसिकली क्या है कि हर एक सेल का अपना क्या है, हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। और उनके अंदर जो भी ऑर्गेनलीज हमारे प्रेजेंट है उनका और तगड़ा फंक्शन है, ठीक है। उन्हीं की मदद से जो वो सेल जो वो फंक्शन कर पाती है। अगर वो ना होते तो कुछ भी नहीं होता। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कुछ नहीं है, जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स इज नोन एज सेल डिवीजन, ठीक है। नई सेल्स का जो वो जनरेशन हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। दो टाइप का होता है ये। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज माइटोसिस, माइटोसिस, एंड सेकंड वन इज मियोसिस, मियोसिस। सेकंड वन इज मियोसिस। समझने वाली बात है। माइटोसिस कुछ नहीं है, जो हमारी मदर सेल है वो हमारी दो इस तरीके, यहाँ देख लो, माइटोसिस में क्या होता है, जो हमारी मदर सेल है वो आपकी दो डॉटर डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने यहाँ हैं उतने ही बराबर बराबर इनमें जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने यहाँ थे उतने बराबर बराबर यहाँ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये जैसे अगर हमारा ब्लड बन रहा है, ब्लड बन रहा है तो माइटोसिस की प्रोसेस से ही बन रहा है, ठीक है। और बेसिकली और जैसे मान लो हमारा कहीं कट गया, ठीक है, हाथ पैर कट जाते हैं तो वहाँ दोबारा से क्या रीजनरेशन ऑफ सेल हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे दोबारा से हमारी स्किन आ जाती है, तो वो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस। अगर ये माइटोसिस की प्रोसेस अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाउ सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू
grow to replace old, dead, and injured cells, and to form gametes required for reproduction. The process by which new cells are made is called cell division. तो नई cells का generation होता है उसे क्या बोलते हैं? Cell division बोलते हैं. There are two type of, मैंने बता ही दिया. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. अगर किसी भी शरीर की लेंथ भी बढ़ रही है ना, तो वो माइटोसिस की वजह से ही बढ़ रही है. ठीक है. इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, तो वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम जाते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में सेम जाते हैं, लेकिन मियोसिस में ये मदर सेल थी. ठीक है. फर्दर ये दो सेल्स में डिवाइड हुई. यहां तक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहे, लेकिन यहाँ फर्दर दो दो सेल्स में जैसे डिवाइड होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वो हाफ हाफ आते हैं. यहाँ पे हाफ आएंगे, यहाँ पे हाफ आएंगे. ठीक है. समझ में आ गई बात? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ आते हैं, पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ये आपका फादर, ये आपका मदर, तो हाफ इसके जाएंगे, हाफ इसके जाएंगे. समझ में आ गई बात? तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है. ठीक है. स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स. ठीक है. तो एनिमल हुए या प्लांट हुए तो बेसिकली जो सेल्स है वो डिवाइड करती हैं. ठीक है. और क्या फॉर्म करती हैं? गैमेट फॉर्म करती हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका निर्माण करती है? ऑफस्प्रिंग का निर्माण करती है, संतति या संतान का निर्माण करती है. दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. ये जिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला था? मियोसिस बोला जाता. विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स, जो कि दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स में पहले सेल जो है वो डिवाइड होगी, आपकी दो नई सेल्स बनाएगी, और फिर वो फर्दर जो नई दो नई सेल्स बनी वो फर्दर दो दो सेल्स में डिवाइड होंगी. ठीक है. तो और क्या हमने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल्स. कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स? क्या तुम सोच सकते हो? बताओ, सोच सकते हो क्या? सोच लो भैया, थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चंस, अगर करने लायक होंगे. नहीं है क्वेश्चन करने लायक, तो सेल मैंने पूरा पूरा आपको पढ़ा दिया है, यहां से बाहर नहीं आएगा भाई. गारंटीड, गारंटीड यहां से क्या है? बाहर नहीं आएगा. ओके. गारंटीड यहां से बाहर नहीं आएगा. समझ में आ गई बात? तो बेसिकली आपको हमारा टारगेट क्या है? हमें साइंस खत्म करनी है एनडीए और सीडीएस के एग्जाम से पहले. पहले साइंस हमें दोनों क्लासेस की खत्म कर लेनी है. बेसिकली फिजिक्स तो ठीक है, मैं फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जहाँ से ज़्यादा वेटेज बनता है वो है बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री. यहाँ पे बच्चे जो फंस जाते हैं, एक बार को फिजिक्स को कर ले जाते हैं क्योंकि फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती, लेकिन यहाँ तो भैया फंसने हैं. ठीक है. तो चीज़ें हमें आनी चाहिए. ठीक है. तो बाय द वे, जय हिंद गाइस. शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है.